हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम करेंगे BECC 103, जिस बुक का नाम है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, ये इनका कंटेंट। और इससे पहले कि मैं ये विषय प्रवेश करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि अब हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। 20वीं सदी के आरंभ में समष्टि अर्थशास्त्र जैसे अर्थशास्त्र की कोई शाखा नहीं थी। जब 20वीं सदी शुरू हुई थी तो इस टाइम क्या था कि अर्थशास्त्र जैसी कोई भी शाखा नहीं कि फिर ये आते हैं क्रूगमैन एवं बेल्स के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र वर्ष 1933 में यानी 1933 में रैगनर फ्रिश द्वारा गढ़ा गया है। यानी इनके जो ये दोनों ये हैं इकोनॉमिस्ट, ये कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो भी गठन है वो कब आया, 1933 में आया है। ठीक है, किसके द्वारा आया है? रैगनर फ्रिश द्वारा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक विकास वर्ष 1936 JM कृत पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी के प्रकाशन के साथ ही सुस्पष्ट हुआ था। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि समष्टि अर्थशास्त्र किसी अर्थशास्त्र में सकल स्तरीय क्रियाकलाप के अध्ययन को देखिए जो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि जो ये ना पूरे जो भी अर्थव्यवस्था है उसमें पूरे जितने भी समग्र चीजें हैं सबका अध्ययन करता है। मैंने पहले ही बताया, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा की आवश्यकता इसलिए हुई। देखिए अब हमें पता चलेगा कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी हुई, ताकि वह जो व्यक्तिगत इकाइयों के लिए लागू होती है समग्र अर्थव्यवस्था के लिए संबंध लागू ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई फर्म उत्पाद माना सीमेंट के उत्पाद हेतु श्रमिक काम पर लगाती है, पर वह वर्तमान वेतन दर पर अपनी आवश्यकता अनुसार अनेक श्रमिक काम पर रख लेती है। ठीक है, किसी एकल फर्म द्वारा श्रमिक हेतु मांग में वृद्धि वेतन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तथापि यदि फर्में श्रमिकों हेतु अपनी मांग बढ़ा देती हैं, माना देश में आर्थिक उत्कर्ष आशावाद के चलते, तो श्रम की कमी और वेतन दर में वृद्धि दृष्टिगत। इसके अलावा देश में कार्य हेतु उपलब्ध श्रमिकों की संख्या सीमित है, अतः इस समय से आगे श्रमिकों मांग हेतु वेतन ही बढ़ाया जाए, न कि श्रम की। आइए एक अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। किसी विचार द्वारा बचत और उसके देश की कुल बचत। जैसा कि आप सभी मुझसे सहमत होंगे, किसी व्यक्ति द्वारा बचत किया जाना एक सद्गुण है। ठीक है, ये क्या एक अच्छा पॉइंट है ना, क्योंकि आपको जैसे कि मान लो कि आपको 10,000 सैलरी मिलती है, तो आप उसमें से 10,000 को तो पूरा खत्म नहीं कर दोगे ना, उसमें क्या सेविंग करोगे ताकि इन फ्यूचर हमारे वो काम आए। ठीक है, हमें अपनी सारी आय खर्च नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए भी बचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वस्तुत यदि कोई व्यक्ति कुछ और अधिक बचाएगा तो उसे अपनी बचत पर ब्याज मिलेगा। क्या बहुत से होते हैं कि जैसे कि आपकी इनकम 20,000 के अराउंड है, तो उसमें आपने क्या किया कि आपका पूरा खर्चा निकल रहा है 8,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपकी सेविंग हुई कितनी 12,000 की हुई, तो 12,000 आप क्या कर सकते हो, किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी को ऋण पर दे सकते हो, तो उससे क्या आप एक इंटरेस्ट कमा सकते हो, ब्याज ले सकते हो उस पैसे से, यानी पैसे से तुम पैसा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, वस्तुत यदि कोई व्यक्ति अधिक बचाएगा तो उसे अपनी बचत पर ब्याज भी मिलेगा और उसकी भावी आय का स्तर बढ़ेगा। क्या दोस्तों 12,000 थे, 12,000 पे अगर हमें 200 रुपये पर महीने मिल रहे हैं, तो हमारे कितने जब मिलेंगे हमें पैसे, तो 12,200 मिलेंगे ना एक महीने में। ये उसी को बता रहे हैं। वैसे इस विषय का एक अन्य पहलू भी है। जब कभी कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ अंश बचाता है, यानी कुछ हिस्सा बचाता है अपनी आय का, तो क्या होता है कि तो उसका उपभोग व्यय उसी मात्रा में घट जाता है। ये देखो दोस्तों, क्या कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे कि आपकी सैलरी कितनी 20,000 थी, उसमें आपने कितना 8,000 खत्म कर दिया। ठीक है, आपके खर्चा हो गया 12,000 बचे। अब 12,000 में क्या होता है कि उसमें जैसे कि आपको बहुत सारी एक लालसाएं होती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, जो उसकी जो नीड है वो तो असीमित है, लेकिन सोर्स सीमित है ना, सोर्स लिमिटेड है। तो ये उसी चीज को बता रहा है, क्या मात्रा घट जाती है। तो वो एक बार में 8,000 रुपये महीने में खर्च करता था, तो अब वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो 9,000 कर देगा। तो क्या होगा कि उसकी जो मात्रा है वो भोग व्यय की वो घट जाती। परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवाओं हेतु उसकी मांग मारना बतरदी जिस पर वह राशि खर्च की जाती है घट जाती है। अब ये वह जिस व्यापारी से क्या करता है, खरीदता है, यानी कपड़े खरीदेगा, उसकी बिक्री में कमी आ जाती है। फलस्वरूप व्यापारी की लाभ घट जाती है, यानी व्यापारी की जो आय है घटती तो है, लेकिन किसके लाभ के साथ घटती है।
व्यापारी की आय में कमी के कारण उसके द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं पर खर्च भी घट जाता है। यह सिलसिला हमेशा क्या चलता ही रहता है, क्योंकि जो हम कपड़ा लेते हैं उसकी क्या, जैसे कि अभी इतनी 500 रुपये कॉस्ट है, तो आने वाले टाइम में उसकी क्या कॉस्ट घट जाती है। कैसे घटती है? लाभ के साथ घटती है, क्योंकि उसने उससे प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन जो भी उसने वो कपड़ा लिया था वो लॉन्ग टाइम तो ज़्यादा चलेगा नहीं, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो ये सिलसिला क्या चलता रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम उपभोग यानी जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम वस्तु एवं सेवाओं हेतु मांग उत्पन्न करते हैं। कि हम जब किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपभोग करते हैं, तो क्या करते हैं, हम वस्तु एवं सेवाओं उपभोग मांग उत्पन्न करते हैं। हम डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं हेतु यह मांग ही देश में उत्पादन गतिविधियों एवं रोजगार सृजन की ओर अग्रसर करती है। क्योंकि क्या, जिस देश में डिमांड ही नहीं होगी तो उसमें क्या प्रोडक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। यही तो है, यहीं से तो सारी चीजें निकल करके आती। ठीक है दोस्तों, यदि वस्तु दो सेवाओं हेतु कोई मांग ही ना होगी तो देश का उत्पादन होगा, ना रोजगार होगा, ना ही आय का सृजन होगा। जब कुछ होगा ही नहीं, जब कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर उसके बाद में आपने मान लो कि पेन बना लिया, ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है, तो आप क्या इनकम करोगे? कुछ नहीं, जीरो इनकम, किसी को रोजगार ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार यह देश हित में ही लागू होगा कि घरेलू उपभोग में निहित वृद्धि हो। उपयुक्त संदर्भ में यह कहा जाता है कि बचत क्या एक अच्छा गुण तो है, मगर सामाजिक दोष भी है। इसी को बचत का विरोधाभास कहते हैं। क्योंकि क्या, आपने तो सेविंग तो कर ली, मान लो कि आपने महीने के 500 रुपए बचाए, ठीक है, लेकिन अब वो 500 रुपए आपने कैसे बचाए? आपने अपना पेट काट के मतलब कि आपने अपने खर्चे कम कर दिए, कि उन जो आपके बेसिक खर्चे थे आपने उनको भी कम कर दिए। तो क्या ये विरोधाभास तो हो गया? ठीक है, आप अपनी नीड नहीं पुगा पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर वृक्ष एवं वन का दृष्टांत देखकर स्पष्ट किया जाता है। वन में नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं और उनमें प्रत्येक भिन्न हो सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी वन में वृक्षों का अध्ययन करने जैसा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसा? जैसे कि वो पहले ही बोला था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या, एक पर्सन होता है या एक फर्म होता है, यथा उनकी प्रजातियां, आकार, वृद्धि, आयु आदि। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र वन का अध्ययन करने जैसा है, यानी पूरे हमें वन का अध्ययन करना है। जैसे उसका एरिया हो गया, उसका घनत्व हो गया, उसका संगठन है, समग्र परिसरों की वृक्षों की खातिर हम वन की उपेक्षा नहीं कर सकते। समष्टि पहलू व्यष्टिक पहलुओं की भांति ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्मों एवं परिवारों के क्रियाकलापों का विश्लेषण करने में उपयोगी होता है, वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र नीति निरूपण एवं नीति मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति, रोजगार, राष्ट्रीय आय, भुगतान, शेष, व्यापार चक्र आदि विषय किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत क्या महत्वपूर्ण होते हैं। मुद्रास्फीति बहुत बड़ी चीज होती है भाई, आर्थिक समृद्धि, हम ये सब आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। ये मुद्दे समष्टि अर्थशास्त्र का भाग होते हैं और इन्हें समष्टि स्तर पर ही विश्लेषित किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे आशा करते हैं कि तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।